हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का पहला महत्वपूर्ण अंश है 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझा गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकरी लगाकर बैलों के कंधों में बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। इस कहानी के संदर्भ को देखते हैं। यह अंश कहानीकार फणीश्वर नाथ द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम से ली गई है। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने गांव के अति साधारण गाड़ीवान की संवेदना एवं उदारमन को दर्शाने का प्रयास किया है। गाड़ीवान हीरामन जब चोरी के सामान ढोने के आरोप में पुलिस के चक्कर में फंस जाता है, तब उसे अपनी फिक्र कम और बैलों की फिक्र अधिक होती है। बैल जो उसकी आय का साधन है, उसे अति प्रिय है। ऐसे बैलों के प्रति उसकी संवेदनशीलता के रहते वह मुफ्त कर देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी घटना का वर्णन किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आज जहां समाज के प्रति संवेदन शून्य हुआ है, रेणु जी ने एक इंसान की मूक पशुओं के प्रति संवेदना को व्यक्त किया है। हीरामन एक सीधा साधा गांव का गाड़ीवान है। अपने भैया भाभी, परिवेश और बैलों से बहुत लगाव है उसे, किंतु गलती से चोरी का माल ढोने के कारण उसे पुलिस चौकी का सामना करना पड़ता है। वहाँ घंटों बैठे बैठे उसे ख्याल आता है अपने बैलों का, जो निर्दोष होते हुए भी सजा पा रहे हैं। हीरामन सोचता है कहीं उस हवालात में ही 2-3 दिन रहना पड़ा तो फिर इन बैलों की देखभाल, खान पान का ख्याल कौन रखेगा। इसी ख्याल से परेशान वह गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने बैलों को आज़ाद कर देता है, जबकि बैलों के कारण ही उसकी रोजी रोटी चलती है। वैसे भी बैलों से उसे लगाव है, संभवतः इसी कारण कि कहीं उसके बैलों को ऐसे बुरे वक्त का सामना ना करना पड़े। वह बैलों की जोड़ी को खोलकर आज़ाद कर देता है। वहीं वह पशुओं की वफादारी से भी भली भांति परिचित है और जानता है कि बैल भले अपने मालिक को छोड़ नहीं पाएंगे। इसी से वह बैलों के कान में जाकर कहता है, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। अर्थात अगर ज़िंदा रहोगे तो तुम्हें मुझ जैसा मालिक और गाड़ी और भी मिल जाएंगे, किंतु यदि यहाँ रहे तो तुम्हारा हाल बुरा हो सकता है। इसलिए 9 2 11 हो जाओ, मतलब यहाँ से भाग जाओ। अब हम इस अंश की विशेषताएं देखते हैं। मानव में पशु के प्रति बची संवेदना को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। वहीं पशुओं के मन में भी अपने स्वामी के प्रति लगाव व ईमानदारी का भाव दर्शाने का सार्थक प्रयास किया है। कहानी का दूसरा अंश है हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांककर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर अपना हाथ रख दिया, फिर तकिए पर कोहनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कढ़े फूलों को उंगलियों से छूकर
उसने सूंघा। हाय रे हाय! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में अपने मुख को देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? इस अंश के संदर्भ को देखते हैं। यह पंक्तियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम से ली गई है। यदि इसके प्रसंग की बात की जाए तो इस अवतरण में लेखक ने एक युवा मन का प्रेम के प्रति अनुराग का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, जिसका प्रतिनिधित्व करता है कहानी का नायक हीरामन, जो कि विवाह की उम्र पार कर चुका है, किंतु उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। किंतु प्रकृति के नियम अनुसार यौवन की तृष्णा उसके युवा मन में जागृत है। अतः अब रूपसी हीराबाई से जब उसका संपर्क होता है तो उसकी अतृप्त तृष्णा पुनः जागृत हो जाती है। अनुराग उद्दीप्त हो उठता है, उस पर अजीब सा नशा छा जाता है, जिसकी तुलना उसने गांजे के नशे से की है। इस अंश की व्याख्या को देखते हैं। एक गाड़ीवान के रूप में हीरामन का सपना नौटंकी की चंचल नायिका हीराबाई से होता है। हीराबाई सुंदर है, उसके पास अदाएं तथा उसका रहन सहन किसी राजसी नर्तकी से कम नहीं है। हीरामन पर उसके बनाव, श्रृंगार एवं उसके बदन से निकलती तेज खुशबू का नशा सा छाने लगता है। पूरी गाड़ी हीराबाई के बदन से निकली खुशबू से महक रही है। हीरामन की देह में उस खुशबू का नशा छाता जा रहा है। लेखक ने एक मदमाते मन का मनोवैज्ञानिक तरीके से रेखांकन किया है। हीरामन धीरे धीरे हीराबाई के सामान को छूकर तृप्ति का एहसास करता है। वह कभी उसके तकिए पर हाथ रखता है, फिर तकिए पर कोहनी टिकाकर उस पर झुकता चला जाता है। उसका तन भी हीराबाई की खुशबू से सराबोर होता चला जाता है। वह कभी तकिए पर हाथ फेरता है तो कभी उसके गिलाफ पर कड़े हुए फूल को छूकर सूंघता है। उसे अजीब सा नशा महसूस होता है। वही उसे हीराबाई के साजो सामान में एक छोटा आईना दिखाई देता है, जिसमें वह अपनी छवि देखता है तो पाता है कि सचमुच उसकी आंखें नशे से लाल हो रही है। अब हम इस अंश की विशेषता को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहानीकार ने प्रेम का स्वाभाविक तृष्णा को प्रदर्शित किया है। व्यक्ति जितना ही नज़रअंदाज कर ले, किंतु उससे नहीं बच सकता। इस कहानी का तीसरा अंश है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू इस छी छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचला। कलेजे की ठंडक ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफ़ी से चेहरा पोंछती है। साफ़ी हिलाकर इशारा करती है कि अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। इसके संदर्भ को देखें तो यह पंक्तियाँ तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी से ली गई है, जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। यदि इसके प्रसंग की बात की जाए तो रेणु जी एक सफल कहानीकार है। अपनी कहानी में जीवन के विविध रंगों का समावेश बड़ी ही सजगता से कर लेते हैं। तीसरी कसम कहानी में भी उन्होंने प्रेम की संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। हीराबाई का हीरामन की गाड़ी में उसके साथ यात्रा करना हीरामन के लिए संयोग की अवस्था होती है, जिसमें वह हीराबाई के सानिध्य और उसकी वस्तुओं को मात्र छूकर ही अपने प्यार की तृष्णा शांत कर लेता है। किंतु कुछ समय बाद ही हीराबाई से जब उसका बिछोड़ होता है, वह हीराबाई को गाड़ी में विदा करता है तो उसे लगता है उसके जीवन में सर्वत्र रीतापन ही रीतापन है। कुछ पलों के साथ
जहाँ उसे जीवन का असीम आनंद दे गया था, अब वही बिछो उसे अजीब सी टीस देकर जा रहा है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हीरामन हीराबाई को गाड़ी में बैठाकर उसे आसपास के स्थलों से परिचित कराता जा रहा था। इस बीच लोकगीत भी सुने, किंतु यह सफ़र कहीं तो समाप्त होना ही था। सो आज स्टेशन पर आकर यह समाप्त हुआ। हीरामन को लगा मानो उसके जीवन का सफ़र ही समाप्त हो गया हो। उसने हीराबाई को गाड़ी में बैठा तो दिया, मगर उसे लग रहा था कि वह अपने किसी कीमती सामान को अपने से दूर कर रहा है। जैसे ही गाड़ी ने सीटी दी, हीरामन को लगा मानो उसके भीतर कुछ अजीब सी टूटन का स्वर निकला। गाड़ी अपनी खानी में चल पड़ी। हीरामन को लगा गाड़ी चलते ही उसका शरीर जड़ हो गया है। वह पैर के अंगूठे को कुचलकर स्वयं के चैतन्य का आभास दिलाता है। हीराबाई, जिसके लिए हीरामन केवल एक गाड़ीवान है, अतः उससे बिछुड़ते हुए उसे इस तरह का कोई भाव नहीं होता, क्योंकि वह एक तरफा प्यार है। इसलिए हीराबाई अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछकर हाथ हिलाते हुए हीरामन को इशारा करती है कि वह अब लौट जाए, किंतु हीरामन जड़वत वहीं खड़ा हीराबाई को देखता रहता है। गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हुए स्टेशन से दूर चली जाती है। स्टेशन यात्रियों की भीड़ से खाली और सूना हो जाता है। हीरामन को अपनी ज़िंदगी भी इसी तरह खाली और सूनी सी लगती है। वह उदास मन से अपनी गाड़ी पर लौट जाता है। इस अंश की विशेषता को देखें तो लेखक ने क्षणिक प्रेम और उसके वियोग का चित्रण किया है, एकांगी प्रेम की अभिव्यक्ति स्पष्ट की है तथा भाषा सरल एवं प्रसंगानुकूल है और देशज शब्दों का भी सुंदर चित्रण किया गया है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।